हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह राम ट्रिक सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन के बारे में बात करेंगे और इससे निपटने के उपाय को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है मुद्रास्फीति। ठीक, मुद्रास्फीति में होता क्या है? तो मुद्रास्फीति में देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो वस्तु और सेवाओं की तुलना में जब मुद्रा की आपूर्ति है वो अधिक हो जाए, ठीक, अधिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक, वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाना। ठीक, मुद्रा की आपूर्ति के अधिक हो जाने का मतलब क्या है कि बाजार में मुद्रा बहुत ज़्यादा आ गया है, वस्तु कम है। ठीक, इस स्थिति को मुद्रास्फीति बोलेंगे। तो इसका प्रभाव मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसका प्रभाव, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन देंगे इसके प्रभाव से रिलेटेड कि इससे कौन सा सही है या गलत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैं सिंपली बता दिया हूँ मुद्रा की मात्रा क्या है, बाजार में बढ़ चुका है। तो बाजार में यदि मुद्रा की मात्रा बढ़ गया है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगा। लोग कम मतलब किसी भी वस्तु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगा। मुद्रा के मूल्य में गिरावट होगी, तो गिरावट होगी क्योंकि 5 रुपये का पेन को लोग 10 रुपये में भी खरीदने को तैयार हो जा रहे हैं। 50,000 के बाइक को लोग 60,000 में देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो मुद्रा का वैल्यू क्या है? गिर रहा है। मांग में वृद्धि होती है। हाँ, इससे मांग में वृद्धि बढ़ेगी क्योंकि वस्तु और सेवा की कमी है। ठीक, उत्पादन और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। तो उत्पादन और रोजगार के क्या हैं? नए अवसर। नए अवसर में क्योंकि मुद्रा मतलब उत्पादन बढ़ाएंगे ना वहाँ पर, तो उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेगा। कर्जदार को फायदा होगा और कर्जदाता को नुकसान होगा। तो देखिए, कर्जदार को कैसे फायदा होगा? तो कर्जदार क्या आसानी से इसको पैसा क्या रिटर्न कर लेगी। कर्जदाता को नुकसान कैसे होगा? कोई कर्जा ही नहीं लेगा। ठीक, तो ऐसे करके लॉस होता है। अब इसमें देखते हैं और क्या होता है। तो भारत में मुद्रास्फीति का माप उपभोक्ता वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक से की जाती है। उपभोक्ता वस्तु के थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति मांग प्रेरित और लागत प्रेरित हो सकती है। ठीक, मांग प्रेरित या लागत प्रेरित हो सकती है। अब मुद्रा अपस्फीति क्या होता है? तो मुद्रा स्फीति को नियंत्रण करने के लिए या उससे निपटने के जो उपाय है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। ठीक, तीसरा क्या है? मुद्रा संकुचन। ठीक, तो मुद्रा संकुचन क्या होता है? संकुचन मतलब क्या है? कम हो रहा है। नहीं, संकुचन का अर्थ ही होता है कम होना। तो जब वस्तु और सेवाओं की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाए, वहाँ पास बढ़ गया था, यहाँ पास क्या कम हो गया है, तो बाजार में क्या है? पैसा कम हो गया है। आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे, बाजार में पैसा कम हो गया। अब उसका प्रभाव देखो क्या क्या पड़ता है। मांग में कमी हो जाएगी। पैसा नहीं है भैया तो खरीदे के कहाँ? मांग में कमी हो जाएगी। मांग में कमी होगी, उत्पादन गिर जाएगा। उत्पादन गिर जाएगा, व्यापार गिर जाएगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के छटैया करना शुरू कर देते हैं कंपनी वाले लोग। इससे क्या होगा? कर्जदाता को फायदा हो जाए, कर्जदार को नुकसान हो जाए। कर्जदाता को फायदा कैसे होगा? लोग कर्जा लेने लगेंगे नहीं, क्योंकि पैसा तो है नहीं बाजार में। कर्जदार को नुकसान, क्योंकि कर्जदाता तो देगा पैसा, लेकिन कर्जदार को क्या है? हाई इंटरेस्ट रेट में पैसा लेना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा लेना पड़ेगा। तो इससे निपटने का उपाय क्या है? मुद्रा संस्फीति। तो मुद्रा संकुचन को निपटने के लिए क्या है? संस्फीति। यहाँ भी देखो स आ रहा है, यहाँ भी स आ रहा है, तो भूलिएगा मत। तो मुद्रा संकुचन से निपटने के उपाय। ठीक, मुद्रा निस्पंद स्फीति क्या होता है, जिसको इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में इसको समझा देता हूँ मैं आपको। तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों जब एक साथ हो जाए, सबसे पहले हम लोग मुद्रा स्फीति पढ़े, फिर मुद्रा संकुचन। जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो उस समय को क्या बोलते हैं? मुद्रा निस्फीति। ठीक, इसका प्रभाव देखेंगे तो मंदी भी स्थिति आ सकती है। ठीक, बेरोजगारी भी आती है, उत्पादन में कमी भी होती है। ठीक, तो ऐसे ऐसे स्थिति देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमेशा जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट होता है, एक कर्जदाता को फायदा और कर्जदार को नुकसान, ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? यहाँ भी दिया है, वहाँ भी दिया है, हमेशा कन्फ्यूजन फ्री में होता है। तो आप लोग सिंपल से याद रखिएगा, मैं एक सेंटेंस, एक मतलब वर्ड बनाया हूँ। कर्जदाता
हाँ नहीं यार, इसको ऐसे याद रहे, कर्ज दातना, कर्ज जो है वो दातना ब्याज स्फीति, ठीक, ब्याज स्फीति, कर्ज दातना इस ब्याज स्फीति। तो इसमें क्या होगा देखिए, स्फीति वर्ड आ रहा है नहीं यहाँ पास, स्फीति वर्ड आ रहा है मतलब मुद्रा स्फीति से रिलेटेड होगा। पहली बात मुद्रा स्फीति से रिलेटेड होगा। कर्ज दाता और ना है तो दाता, दाता बनेगा यहाँ से, तो कर्जदाता को क्या हो, न से हो जाएगा नुकसान। तो कर्जदाता को नुकसान कब, तो स्फीति, जब मुद्रा स्फीति के कंडीशन होगा तब। तो यहाँ से ये सेंटेंस को उठाया हूँ मैं, कर्जदाता को नुकसान, ठीक। कर्जदाता को नुकसान होगा, तो कर्जदाता को जब मुद्रा स्फीति में नुकसान होता है तो कर्जदार को क्या होगा, फायदा होगा। और जस्ट इसी का उल्टा आप लोग मुद्रा संकुचन में मार दीजिएगा कि जहाँ वहाँ पर फायदा हो रहा था वहाँ नुकसान हो जाएगा, और जहाँ पर नुकसान हो रहा था वहाँ पर फायदा। तो चारों सेंटेंस क्या है, कवर हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मुद्रा आपूर्ति के घटक। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, मुद्रा आपूर्ति के घटक। इसमें M1, M2, M3, M4 चार है जो कि मुद्रा के तरलता को बताते हैं, मुद्रा आपूर्ति के घटक, ठीक। ये जो M1, M2, M3, M4 जो हम पढ़ेंगे अभी, वो मुद्रा के तरलता को बताएगा, कितना तरल है, कितना आसानी से उपयोग किया जा सकेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मैं देखा हूँ 3-4 बार ये बस इतना ही चीज़ से पूछते हैं कि किस में तरलता सर्वाधिक होगा, किस में कम होगा, कौन विस्तृत मुद्रा कहलाएगा, ठीक। तो देखते हैं आज वो कन्फ्यूजन भी आज दूर कर ही देते हैं। तो M1 क्या है, देखो M1 का अर्थ होता है 3 चीज़, ठीक। सबसे पहली बात, जनता के पास को मुद्रा, ठीक। तो जनता के पास मुद्रा क्या किस किस रूप में होता है, एक तो करेंसी के रूप में होगा या तो नोट के रूप में होगा। ये जो जनता है, जनता के पास मुद्रा कैसा होगा, तो करेंसी या नोट के रूप में होगा, ठीक। अब उसमें और क्या जोड़ देंगे, बैंकों के पास जो मांग मतलब जो जमा राशि होता है, मांग जमा मत याद रखिए, बस उसमें जमा होता है, और चालू या बचत दोनों में से हो सकता है। बैंक सभी होते हैं, व्यापारिक बैंक सभी बैंक, ठीक। तीसरा क्या होगा, रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक के पास जो जमा है उसका, जब ये तीनों को मिला देंगे तो बन जाएगा वो M1। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको बोलता है कि M1 जो है सर्वाधिक तरल होता है। भाई सर्वाधिक तरल क्यों बोल रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो तीनों मुद्राएं हैं इनको आसानी से उपयोग किया जा सकता है, तुरंत। करेंसी है, तुरंत पॉकेट से निकाले, ले भैया, नोट है तुरंत, ठीक, सिक्का। तो ऐसे ही ये जो तीनों पॉइंट है, ये एस कंपेयर जो M2, M3, M4 है उसके कंपेयर में ये आसानी से उपयोग हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक तरल, ठीक। दूसरा है M2 क्या होता है, तो M1 जो हम लोग ऊपर पढ़े वो, उसमें बस एक चीज़ जोड़ देना है आपको, क्या, डाकघरों की बचत बैंक जमा। कुल मिला के क्या है, बचत जमा ही है, नहीं, बचत जमा को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, फिक्स डिपॉजिट। तो डाकघरों में जो लोग फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो वही है। तो जब हम M1 के साथ डाकघरों में जो फिक्स डिपॉजिट है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, M2, ठीक। फिर तीसरा है M3 क्या होता है, तो M1 में जब हम अब की क्या करेंगे, बैंकों में जो सावधि जमा करते हैं, सावधि जमा, उसको यदि हम लोग इधर जोड़ देंगे तो क्या है, M3 हो जाएगा। सावधि जमा क्या होता है भाई, ये भी फिक्स डिपॉजिट है, बस बैंक में करते हैं, जो M2 वाला वो डाकघर में करते थे। इसको और क्या बोलते हैं भाई, M3 जो है विस्तृत मुद्रा कहते हैं, ठीक। तो याद रखें विस्तृत मुद्रा M3 को बोलते हैं। फिर आता है M4 क्या होता है, तो M3 प्लस डाकघरों में जो कुल जमा किए हैं, पहले क्या किए थे, सिर्फ जमा किए थे, ठीक, अभी कुल जमा कर रहे हैं। तो जब कुल जमा आएगी बात और M3 के साथ आएगी तो बन जाएगा M4 जो है वो सबसे कम तरल होता है, ठीक। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, M1 से जब M4 साइड आते हैं तो तरलता घटती है। और यहाँ पास आपको ये बता देता हूँ, देख लीजिए कि मैं इधर बगल में 21, 31 और
43 लिख के रखा हूँ। क्यों? क्योंकि M2 M1 के साथ, तो M2 में 2 और M1 का 1 तो 21 हुआ, तो 21 M3 का 3 और M1 का 1 तो 31। वैसे ही देखेंगे तो M4 का 4 और M3 का 3 तो 43। क्यों? क्योंकि भाई किस में M1 जुड़ा है, किस में M2, किस में M3, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए 21, 31, 43 याद रख लीजिएगा। ठीक, तो ये था मुद्रा के घटक के बारे में। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या है कि नेक्स्ट देखते हैं विदेशी क्षेत्र में क्या क्या है उसके बाद। तो ये जो विदेशी क्षेत्र के मतलब विदेश के क्षेत्र में जो जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं क्या क्या है, तो उन चीज़ों से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एक एक बार देख लीजिए अच्छे से क्या होता है इसका मतलब। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले मुद्रा की परिवर्तनीयता। अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। मुद्रा की परिवर्तनीयता, ठीक, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी। तो देश की मुद्रा मुक्त रूप से विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती है। तो सिंपल सा अर्थ याद रखिएगा, जो चीज़ एक मुद्रा दूसरे मुद्रा में आसानी से परिवर्तित हो जाती है, एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में आसानी से परिवर्तित हो जाती है, तो उसको मुद्रा की परिवर्तनीयता कहते हैं, जितना आसानी से हो सके। ठीक, तो इससे यही पता चलता है कि कितनी आसानी से मुद्रा जो है वो परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि देखा जाए तो हमारे पास रुपया है, पश्चिमी क्षेत्र में डॉलर है, यूरो है, चीन में भी उनका अपना है। तो जैसे डॉलर कितना आसानी से रुपया में चेंज हो रहा है, यूरो कितना आसानी से रुपया में चेंज हो रहा है, रुपया कितना आसानी से यूरो और डॉलर में चेंज हो पा रहा है, तो इसी से पता चलता है मुद्रा की परिवर्तनीयता। ठीक, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट है फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। फ्लोटिंग मतलब इंग्लिश में आप फ्लोट लिखोगे तो क्या है, बहना। तो जो पानी बहता है उसको फ्लोट बोलते हैं, नहीं, तो फ्लोटिंग मतलब बहना होता है। तो इससे आशय यह है कि मुद्रा की विनिमय दर को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। यदि हमारे जो देश की जो मुद्रा है उसको ऐसी स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए बाजार में, बाजार के हिसाब से, तो क्या करेगा, विदेशी मुद्रा की जो मांग है और उसकी जो आपूर्ति है उसके हिसाब से अपना नया मूल्य तय करेगा। नहीं, अभी जैसे मान लीजिए कि 1 रुपया बराबर 73 रुपया हो रहा है, तो वही जब आगे चल के हो सकता है कि उसके मांग और आपूर्ति में यदि डॉलर का चेंज होता है तो 1 रुपया बराबर 75 रुपया भी हो सकता है, 1 डॉलर बराबर 75 रुपया भी हो सकता है। नहीं, तो इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग ऑफ करेंसी। उसको मुद्रा की विनिमय को क्या है, स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, वो विदेशी मुद्रा के मांग और आपूर्ति की हिसाब से अपने आप को बदलकर एक नया मूल्य तय करती है। ठीक, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, तो डायरेक्ट पूछता है कि मुद्रा की फ्लोटिंग ऑफ करेंसी किसको बोलते हैं, तो उसमें दिए रहेगा ऑप्शन कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, डेफिनेशन टाइप का। ठीक, अब नेक्स्ट है मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन में क्या है, अवमूल्यन का मतलब ही होता है कि मूल्य को घटाना। तो देखते हैं, तो इसमें क्या बोलता है, जब देश की मुद्रा की मूल्य को, अपने देश की मुद्रा के मूल्य को जब हम लोग खुद से जानबूझकर जब घटाते हैं, एक होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रेट के हिसाब से हमारा घटता है, लेकिन हम जब जानबूझ के घटाते हैं, क्यों घटाते हैं भाई, तो पहले जानते हैं कि घटाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। क्यों घटाते हैं, तो इसलिए घटाते हैं क्योंकि इससे हमें निर्यात और निवेश में फ़ायदा होता है। जब हम लोग अपना मूल्य रेट घटाएंगे तो निर्यात और निवेश में क्या है, फ़ायदा होता है, आयात में लेकिन घाटा होता है। इसको कैसे समझा जाए, तो इसको समझने के सिंपली देखिए, अभी जो चल रहा है 1 डॉलर बराबर 73 रुपया चल रहा है। ठीक, और मान लीजिए मैं अवमूल्यन करके इसको कर देता हूँ 1 डॉलर बराबर 100 रुपया कर देता हूँ,
ठीक। अवमूल्यन करने के बाद कितना हो गया, एक डॉलर 100 रुपया के बराबर। ऐसे कैसे चल रहा है, मतलब अभी वर्तमान कैसे चल रहा है, तो 1 डॉलर बराबर 73 रुपया। तो सबसे पहले कंडीशन रखते हैं कि आयात करते हैं, किसी भी वस्तु का हम आयात करते हैं। ठीक, हम भारत देश के हैं और हम आयात करते हैं दूसरे देश से डॉलर में। ठीक, तो आयात करेंगे तो किसी वस्तु के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 डॉलर के वस्तु के लिए 73 रुपया देना पड़ेगा। ठीक, तो देना पड़ेगा। और जब हम अवमूल्यन कर देते हैं तो हमको 1 डॉलर का जो वस्तु है उसके लिए कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया। तो ज़्यादा पैसा जा रहा है तो घाटा होगा नहीं, 73 रुपया की जगह में 100 रुपया देना पड़ रहा है। तो इसलिए बोलते हैं आयात में क्या है, हमको घाटा होगा जब हम अवमूल्यन करेंगे तब। लेकिन निर्यात में जस्ट उल्टा होता है, इसमें फ़ायदा होता है। हम भारत निवासी हैं, किसी चीज़ का निर्यात करते हैं तो मान लीजिए 1 डॉलर, तो अभी वर्तमान के समय में जो चल रहा है 73 रुपया, उसके हिसाब से हमको 1 डॉलर मिलेगा उस वस्तु का नहीं। लेकिन जब हम अवमूल्यन कर देंगे तो उसी वस्तु का क्या है, हमको 100 रुपया मिलेगा 1 डॉलर का। तो फ़ायदा हुआ ना निर्यात करने में, क्योंकि निर्यात करते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन आयात करते हैं तो क्या है, पैसा जाता है। ठीक, तो यही फ़र्क है। निवेश करते हैं तो क्या पैसा आता है। ठीक, इसलिए पहले इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कौन उठाया था, चीन किया था, चीन उठाया था। निर्यातक देश है और अपना जो अवमूल्यन कर लिया और निर्यात भरपूर किया तो फुल पैसा आया इसके पास। ठीक, अब है हार्ड करेंसी। तो हार्ड करेंसी नॉर्मल भाषा में समझा दूं, हार्ड करेंसी क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब उस मुद्रा का मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो पाती है तो वो क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा मांग हो जाती है, तो वो क्या है, हार्ड हो जाती है। हार्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, ये ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, तो विकसित देशों की मुद्राओं के साथ होता है। ठीक, फिर हवाला। हवाला क्या है, तो हवाला एक गैर कानूनी रास्ता है जिसके थ्रू क्या है, जो ब्लैक मनी होता है उसको दूसरे देश में भेजते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में भेजते हैं। ठीक, तो उसको हवाला पास बोलते हैं, हवाला पास। ठीक, जब ज़रूरत पड़ता है फिर उसी पैसे को क्या है कि रुपया में चेंज करके फिर से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है राशि पतन। राशि पतन को इंग्लिश में क्या होता है, डंपिंग बोलते हैं। और डंपिंग का मतलब जानते हैं, कोई भी कचरा को फेंकने का जगह नहीं, डंपिंग। तो एक इसका अर्थव्यवस्था में क्या है देखिएगा, तो ये है अति उत्पादन की स्थिति में बाजार में मूल्य के जो, मतलब जैसे चीन है वो अति उत्पादन कर देता है, अब उसके पास क्या है, उसके बाज़ार में वो खपत हो नहीं पाता है तो वो क्या करेगा, निर्यात करेगा। निर्यात भी कैसे करेगा, बहुत कम कीमत पे उसको निर्यात करना पड़ता है, या तो उसको पूरा उत्पाद को नष्ट करना पड़ता है। तो जब कोई देश या कोई भी देश अपने वस्तु को कम मूल्य पर, ठीक, दूसरे देश में ले जाके मतलब पटक देती है या तो रख देती है कि कैसे बेचा जाए, तो उसको बोलते हैं राशि पतन, डंपिंग। ठीक, लेकिन इससे होता क्या है, सरकार का दूसरे जो जिस देश में आप रखेंगे उस देश का घाटा होने लगता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो कम सस्ता देख के वही उसी को लेंगे। ठीक, और वहाँ के जो बिजनेस है, स्थानीय बिजनेस, वो ठप होने लगता है। तो उस रेट को बराबर में लाने के लिए क्या है, उसमें एंटी डंपिंग टैक्स लगाते हैं, एंटी डंपिंग। ठीक, ताकि जो वर्तमान में जो चल रहा है वहाँ के जो स्थानीय बाज़ार है उसमें उसी वस्तु का जो मूल्य है और जो दूसरे देश से जो डंप किया गया है उस वस्तु का मूल्य है, दोनों लगभग बराबर हो जाए ताकि लोगों को ज़्यादा डिफरेंस ना हो। ठीक, ताकि स्थानीय जो बाज़ार है वो बना रहे। नेक्स्ट है घाटबंदी। घाटबंदी में क्या होता है, तो जिस देश से व्यापार नहीं बनता है उस देश के लिए बंदरगाह को क्या है, उसमें रोक लगा देते हैं, उस देश का जो जहाज़ है उसको नहीं आने देते हैं, उसको घाटबंदी कहेंगे। फ्री पोर्ट क्या होता है, जिस देश से अच्छा व्यापारिक संबंध होता है उस देश का जो बंदरगाह है मतलब उस देश के जो जहाज़ हैं उनको बंदरगाह में आने जाने के लिए निर्यात कर नहीं लेते हैं, वो आते हैं जाते हैं अपना फ्री टैक्स, मतलब टैक्स फ्री व्यापार करते हैं। ठीक, फिर है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है, तो जो हमारे देश का जो समुद्री सीमा है, ठीक, ये ठीक बेस लाइन है, यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक की दूरी
को हम लोग क्या होते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जितने भी संसाधन है उसका हम दोहन करने के लिए एक अधिकार प्राप्त होते हैं। जिस देश से भी है उसका 200 नॉटिकल मील तक। ठीक, विदेशी मुद्रा का भंडार। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि आगे का। ठीक।